टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का आज फर्स्ट डे है। आज से हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं कि कक्षा 10 के अंदर कितनी किताब है, कौन सी किताब को कितने इकाइयों में बांटा गया है, कितने अंक के हैं और कौन सी इकाई के अंदर कितने लेसन है, ये सब अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अपने एक सामाजिक की पुस्तक है एक, और उसके अंदर सबसे पहले इतिहास। पहले किसका वर्णन होगा? इतिहास का। पहले किसका वर्णन होगा? इतिहास का। दूसरा है नागरिक शास्त्र। दूसरा नागरिक शास्त्र। तीसरा जो अपना विषय है वह है भूगोल। पुस्तक एक है लेकिन उसको इकाइयों में बांटा गया है। तीसरे नंबर पे आता है भूगोल और चौथे नंबर पे आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। पांचवें नंबर पे जो अपना सिलेबस के अंदर आगे जुड़ेगा वह है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा। और छठवें नंबर पे है स्वच्छता। इस प्रकार से अपनी पुस्तक को 6 इकाइयों में बांटा गया है। जो दूसरी बात आती है वह है कि कौन सा भाग कितने अंक का है। तो जो इतिहास है अपना वह आएगा 20 अंक का। कितने अंक का आएगा? 20 अंक का। और जो नागरिक शास्त्र है वह आएगा 20 अंक का। नागरिक शास्त्र भी कितने अंक का? 20 अंक का। और जो भूगोल है वह है 18 अंक का। भूगोल 18 अंक का। अर्थशास्त्र 18 अंक का। और जो सड़क सुरक्षा है वह 2 अंक। स्वच्छता 2 अंक। टोटल कितने अंक हो गए? 8 8 16 18 20। 2 2 4 2 6 7 और 8 कुल मिला के 80 अंक की आपकी पुस्तक है। ये बात हो गई अपनी चैप्टर की। जो पुस्तक है उसके 6 इकाइयों में बांटा गया है। पहला इतिहास, दूसरा नागरिक शास्त्र, तीसरा भूगोल, चौथा अर्थशास्त्र, पांचवा सड़क सुरक्षा और छठवां स्वच्छता। इतिहास से संबंधित 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। नागरिक शास्त्र से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र से 18 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सड़क सुरक्षा संबंधी आपके 2 अंक का प्रश्न आएगा। स्वच्छता संबंधित आपके 2 अंक का प्रश्न आएगा। टोटल कितने अंक के पेपर हो गया आपका? 80 अंक का पेपर हो गया। इसके बाद में आपके आते हैं, जैसे मान लो भाई फर्स्ट जो इतिहास इकाई है इसके अंदर कितने लेसन है। जो फर्स्ट इकाई है इतिहास उसके अंदर 4 लेसन आएंगे आपके। इतिहास से संबंधित कितने लेसन है? 4 लेसन है। और जो नागरिक शास्त्र है उससे संबंधित कितने अंक आएंगे? 3 लेसन। कितने लेसन आएंगे? 3 लेसन। और जो भूगोल है उससे संबंधित आपके लेसन आएंगे 6। कितने लेसन आएंगे? 6। और रही एक लास्ट में अर्थशास्त्र, तो उसमें से आएंगे आपके 3 लेसन। फिर 2 नंबर का सड़क सुरक्षा संबंधित, 2 अंक का स्वच्छता से संबंधित। ये लेसन है आपके। इतिहास के अंदर 4 लेसन है, नागरिक शास्त्र में 3 लेसन है, भूगोल में 6 लेसन है, अर्थशास्त्र में 3 लेसन है, सड़क सुरक्षा संबंधित 2 अंक आएगा और स्वच्छता संबंधित 2 अंक का प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, प्रारंभ करेंगे आज 10th क्लास के अंदर भूगोल जो चैप्टर है उससे, क्योंकि इसके अंदर जो लेसन है उससे आपके हर एक लेसन से 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और काफी आसान है, सरल है और भाषा से भी एकदम इजी है। इसलिए अपन सबसे पहले प्रारंभ करेंगे भूगोल से। और भूगोल का इसमें जो चैप्टर आपकी पुस्तक का 8 नंबर का लेसन वह प्रारंभ अपन करेंगे। इतना आपके क्लियर है? बाकी इसको मैं मिटा देता हूं और अब प्रारंभ करते हैं अपने भूगोल का। जो सबसे पहला चैप्टर है वह है जल संसाधन। लेसन नंबर है 8। लेसन नंबर 8 और इस लेसन का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन। आप देखो बेटा, अगर अपन कोई भी लेसन पढ़ते हैं उससे पहले उसका परिचय ज्ञात होना
जरूरी है। जल संसाधन क्या है? इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के माध्यम से हमको हर एक वस्तु, हर चीज प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अपन को कुछ अपना जो शरीर है वह भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, और उनमें जैसे मान लो मृदा है, जल है, हवा है, 5 तत्वों से मिलके बना है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है जल। जल के बगैर अपन जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल अपने दैनिक जीवन में आने वाला एक पदार्थ है, बता सके संसाधन है। अपनी दिनचर्या के अंदर इसको शामिल किया जाता है, इसके बगैर अपन को कार्य नहीं कर सकते। जल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन आज इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि जल संसाधन क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मान लो जल यानी पानी, संसाधन यानी अपने लिए जो उपयोग में आने वाला हर कोई चीज, वस्तु, वह सभी अपने लिए क्या है? संसाधन है। जैसे अपन बात करते हैं पेड़ भी अपने लिए संसाधन है। अपन बात करते हैं मिट्टी भी अपने लिए संसाधन है। अपन बात करते हैं पर्वत भी अपने लिए क्या है? संसाधन है। जो भी अपन को दिखाई देता है या फिर अपन उसको महसूस कर सकते हैं, वह सभी अपने लिए क्या है? संसाधन है। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है वह है जल संसाधन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके परिचय की। तो परिचय के अंदर अपन बताएंगे, जैसे मान लो अपन इसके अंदर समझ सकते हैं कि जल प्रकृति का एक अनुपम देन है। जल प्रकृति की एक अनुपम देन है। जल के बगैर अपन जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल, जैसे मान लो ये पृथ्वी पर समस्त भाग का 71% भाग, पृथ्वी पर 71% भाग के ऊपर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 29% भाग के ऊपर क्या पाया जाता है? स्थल भाग पाया जाता है। जल संसाधन और पृथ्वी के धरातल पर 73% भाग पर क्या पाया जाता है? जल। और दूसरी बात 29% भाग के ऊपर क्या पाया जाता है? स्थल भाग पाया जाता है। ये बात होगी साधारण। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि केवल 71% का केवल 1% भाग, 71% का केवल 1% भाग ही क्या है? मानव के लिए उपयोगी है। अब क्यों है? क्योंकि जो बाकी जो जल है वह क्या है? महासागरों के रूप में है, हिम के रूप में है। तो वो पानी क्या होता है? खारा होता है और अपने लिए उपयोगी नहीं होता। जो अपने लिए क्यों उपयोगी, अपने लिए लाभदायक है, वह जल केवल 1% है, जो अपन को विभिन्न रूपों के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे मान लो धरातल का आंतरिक भाग है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है, जो अपने लिए उपयोगी है वह केवल 1% है, वो इन रूपों के अंदर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर थोड़ा बहुत लिखेंगे, फिर बाद में इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखो, जल प्रकृति की अनुपम देन है। जल प्रकृति की अनुपम देन है। ये लाइन हो गई। फिर बात करते हैं, यह पृथ्वी पर धरातल या इससे पहले अपन लिख सकते हैं, इसके अंदर लाइन भी जोड़ सकते हैं, और भी क्या जोड़ सकते हैं? यह है पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। जल क्या करता है? पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल व 29% भाग
स्थल रूप में मिलता है। ये हो गया अपना ये थोड़ी बहुत जानकारी। जैसे जल प्रकृति के अनुपम देन है, यह पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल व 29% भाग स्थल रूप में मिलता है। अब अपन बात करते हैं केवल 1% भाग, केवल 1% भाग या 1% भाग मानव के लिए उपयोगी है। किस रूप में उपयोगी है वो भी अपन को याद होना जरूरी है। जैसे मान लो पेयजल या फिर अपन बात करते हैं जैसे मान लो सिंचाई, उद्योग आदि में इस जल का उपयोग किया जाता है। तो ये बात होगी ये। अब अपन बात करते हैं जैसे मान लो पानी की मांग कितनी है, कितनी ज्यादा लगातार बढ़ रही है, घट रही है, वो भी अपन को जानकारी होना जरूरी है। तो दिन प्रतिदिन अपने देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और समस्त विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पानी की मांग भी क्या होगी, तीव्र होगी, अधिक होगी। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि भारत में 2025 तक जल की मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक, ये जल मापने की इकाई है, क्यूबिक मीटर हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे मान लो तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा ग्लोबल वार्मिंग से तीव्र जनसंख्या वृद्धि होने के कारण या ग्लोबल वार्मिंग से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन व संरक्षण
करना जरूरी है। ये हो गया अपना परिचय। जल प्रकृति की अनुपम देन है। यह पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है, यानी इसके बगैर अपन कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल, यानी पृथ्वी का जो कुल धरातल है उसका 71% भाग तो क्या है, उसके ऊपर जल है। वह 29% भाग क्या है, स्थल रूप में मिलता है। केवल 1% भाग मानव के लिए उपयोगी है, जो कि पेयजल के रूप में है, सिंचाई के रूप में है, उद्योगों में है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें पेयजल जो पानी है वो काम में आता है, लेकिन वो शुद्ध पानी काम में लेते हैं। भारत में 2025 तक जल की मांग बढ़कर 1023 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। ये अनुमान है कि आकलन किया गया है कि 2025 तक इतने जल की आवश्यकता पड़ेगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अब यानी लगातार हर दशक के ऊपर क्या होती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, यानी बढ़ती जा रही है। या फिर ग्लोबल वार्मिंग से जल संसाधनों पर क्या पड़ने लगे है, दुष्प्रभाव पड़ने लगा है, जिसके कारण अपन को क्या करना होगा, जल का समुचित प्रबंधन व संरक्षण करना जरूरी है। तो ये हो गया अपना साधारण परिचय। अब अपन बात करते हैं जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब, जैसे मान लो अपन पानी को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जल प्रबंधन क्या है। आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।